नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान कल्पतरु। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आजकल हम विकारी शब्द के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण। विकारी शब्द का चौथा भेद है क्रिया। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में सविस्तार बातचीत कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इस बारे में सविस्तार बातचीत करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य को करने, किसी कार्य के होने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो वे शब्द क्रिया शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य को करने का बोध होता है, या किसी कार्य के होने का बोध होता है, अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होता है। उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया 3 प्रकार से होती है। जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी जीव द्वारा कार्य यत्नपूर्वक किया जाए तो वहाँ पर कार्य को करने का बोध होता है। जहाँ पर कार्य अनायास होता है, स्वयमेव होता है, अपने आप होता है, तो वहाँ पर कार्य के होने का बोध होता है। और किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराने के लिए भी क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है। तो आइए इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कार्य करने का बोध होना। यहाँ पर पहला वाक्य है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दादाजी यत्नपूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? तो अखबार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं से कार्य के करने का बोध हो रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, माली पौधों को सींच रहा है। यहाँ पर माली भी यत्नपूर्वक कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? तो पौधों को सींचने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर सींच रहा है शब्द से कार्य के करने का बोध हो रहा है, इसलिए सींच रहा है शब्द यहाँ पर क्रियापद है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, किसान फसल काट रहा है। यहाँ पर किसान भी जो कार्य कर रहा है वह यत्नपूर्वक कर रहा है, परिश्रम से कर रहा है, इसलिए यहाँ पर काट रहा है से कार्य के करने का बोध हो रहा है, इसलिए यह शब्द भी क्रियापद कहा जाएगा। तो आपने इन तीनों उदाहरण में देखा कि यहाँ पर जो भी करता है, पहले वाक्य में दादाजी करता है, दूसरे वाक्य में माली करता है, तीसरे वाक्य में किसान करता है। तीनों ही यत्नपूर्वक कार्य कर रहे हैं, अर्थात कोशिश के साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कार्य करने का बोध हो रहा है। इसलिए लिखा है इन सभी वाक्यों में किसी न किसी कार्य को करने का बोध हो रहा है। आगे हम जानेंगे कार्य के होने का बोध होना। जहाँ पर कार्य स्वयमेव होता है, अनायास होता है, अपने आप होता है, तो वहाँ पर कार्य के होने का बोध होता है। जैसे पहला वाक्य है, वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर जो वाक्य है इसमें हो रही है से कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए हो रही है यहाँ पर क्रियापद हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, नदी बहती है। इस वाक्य में बहती है से कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए बहती है भी क्रियापद कहा जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, धूप निकल रही है। यहाँ पर भी कार्य अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, और निकल रही है शब्द से कार्य के होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्रियापद है, अर्थात निकल रही है यहाँ पर क्रियापद है। तो आपने जाना तीनों ही वाक्यों में कि कार्य स्वयमेव हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो जहाँ पर भी कार्य अपने आप होगा वहाँ पर कार्य होने का बोध होगा, इसलिए लिखा है उपर्युक्त सभी वाक्यों में कार्य के होने का बोध होता है। अब हम जानते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होना। इसमें पहला वाक्य है, शिवाजी अत्यंत पराक्रमी थे। तो यहाँ पर थे से व्यक्ति की स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए थे यहाँ पर क्रियापद है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, पुस्तक मेज पर है। तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति का बोध हो रहा है, तो है पद यहाँ पर क्रिया है। इसी प्रकार से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, यहाँ पर व्यक्ति की स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए हूँ शब्द यहाँ पर क्रिया है। इसी प्रकार से यह चित्र सुंदर है, यहाँ पर वस्तु की स्थिति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी है जो शब्द है वह क्रिया है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध हो रहा है। अब हम जानेंगे धातु किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, क्रिया के मूल भाग या मूल अंश को धातु कहते हैं। तो जो भी क्रिया होती है उसका जो मूल भाग होता है
मूल अंश होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरफ लिखी है क्रिया और दूसरी तरफ लिखी है धातु। तो यहाँ पर क्रिया है पढ़ना, इसमें धातु है पढ़। इसी प्रकार से लिखना में लिख धातु है, दौड़ना में दौड़ धातु है, देखना में देख धातु है और सुनना में सुन धातु है। तो आप देखेंगे कि धातु जो है वो मूल अंश होते हैं, मूल भाग होते हैं। तो जो भी क्रियापद होता है उसका मूल अंश अथवा मूल भाग धातु कहलाता है। तो अब हम जानेंगे धातु के कितने भेद होते हैं। धातु का पहला भेद है मूल धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु स्वतंत्र होती है, इसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वे धातुएं जो स्वतंत्र होती हैं और जिसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उन धातुओं को मूल धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, दौड़, देख, सुन, खा, पी, जा, चल, सो आदि, ये सारी धातुएं मूल धातु कही जाएंगी। धातु का अगला भेद है यौगिक धातु। यौगिक धातु किसे कहते हैं? मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर या अन्य धातु जोड़कर यौगिक धातु बनाई जाती है। तो यौगिक धातुएं कैसे बनाई जाती हैं, आइए जानते हैं। जब हम मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं, और जब मूल धातु में वाना प्रत्यय जोड़ते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। इनके उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम प्रेरणार्थक धातुएं किस प्रकार बनती हैं। आप सारणी के माध्यम से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मूल धातु लिखी हुई हैं, जिनमें है हंस, पी, देना, सो, कर, खा, उठ। इन सभी मूल धातुओं के पश्चात आना प्रत्यय जोड़ दिया गया है। अर्थात सभी मूल धातुओं के बाद आना प्रत्यय जोड़ने के बाद जो धातुएं बनी हैं उन्हें कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक धातुएं। तो कौन कौन सी हैं? जैसे हंस मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ने के बाद बना हंसाना। इसी प्रकार पी प्लस आना, इसका बनेगा पिलाना। इसी प्रकार देना प्लस आना दिलाना, सो प्लस आना सुलाना, कर प्लस आना कराना, खा प्लस आना खिलाना, उठ प्लस आना उठाना। तो ये सारे शब्द, ये सारे धातुएं प्रथम प्रेरणार्थक धातुएं हैं। इसी प्रकार अब हम जानेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक धातुएं किस प्रकार बनती हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मूल धातु लिखी हुई हैं, जिनमें है हंस, पी, देना, सो, कर, खा, उठ। इन सभी मूल धातुओं के पश्चात वाना प्रत्यय जोड़ दिया गया है। अर्थात इन सभी मूल धातुओं के बाद वाना प्रत्यय जोड़ने के पश्चात जो धातुएं बनी है उन्हें हम कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक धातुएं। तो इनमें कौन कौन है? हंस धातु में जब वाना प्रत्यय जोड़ दिया तो द्वितीय प्रेरणार्थक धातु बनी हंसवाना। इसी प्रकार पी प्लस वाना पिलवाना, देना प्लस वाना दिलवाना, सो प्लस वाना सुलवाना, कर प्लस वाना करवाना, खा प्लस वाना खिलवाना, उठ प्लस वाना उठवाना। इस प्रकार ये जो भी धातुएं हैं इन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक धातुएं कहा जाता है, क्योंकि इनमें वाना प्रत्यय जुड़ा है और प्रथम प्रेरणार्थक धातु में मूल धातु के पश्चात आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे यौगिक धातु। जब दो धातुओं को जोड़ा जाता है तो यौगिक धातु बनाई जाती है। दो धातुओं को जोड़कर यौगिक धातु बनाई जाती है। जैसे उठ बैठ, खा पी, दौड़ भाग, लिख पढ़, आजा आदि। यहाँ पर दो धातुओं को जोड़कर यौगिक धातु बनाई गई है। जैसे उठ और बैठ, यहाँ पर दो धातुएं हैं, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से खा पी, दौड़ भाग, लिख पढ़, आजा आदि, ये सारी धातुएं यौगिक धातुएं हैं। धातु का अगला भेद है नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनाई जाती है। तो संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनाई जाती है। जैसे सबसे पहले देखेंगे संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर। यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं बात, हाथ, फिल्म, लालच आदि। इनमें कुछ प्रत्यय जोड़ दिए गए हैं तो नाम धातु बनी है। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना, लालच से ललचाना आदि, ये सारे नाम धातु हैं। नाम धातु के अन्य उदाहरणों में देखेंगे सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, जैसे अपना से अपनाना। अगला है विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, जैसे गरम से गरमाना, दुहरा से दुहराना, लंगड़ा से लंगड़ाना आदि। तो यहाँ पर विशेषण है गर्म, दुहरा, लंगड़ा आदि। इनसे जो भी धातु बनी है उन्हें नाम धातु कहते हैं। धातु का अगला भेद है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु किसे कहते हैं? तो जानिए, ध्वनियों के अनुकरण पर बनने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। वे धातुएं
जो ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बनती हैं उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, हिन हिन से हिन हिनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना और झंझन से झंझनाना आदि, ये सारी धातुएं अनुकरणात्मक धातुएं हैं। अब हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है सकर्मक भेद और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक कर्म सहित होता है जबकि अकर्मक कर्म रहित होता है। आइए इनके बारे में सविस्तार जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म होता है या कर्म होने की संभावना रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है या कर्म होने की संभावना रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और स्पष्ट जानने के लिए देखिए, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिन भी क्रियाओं को प्रभाव कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सकर्मक क्रिया के उदाहरणों में पहला उदाहरण है, माता शिशु को दुलार करती है। यहाँ पर दुलार करती है क्रिया है जबकि शिशु को यहाँ पर कर्म है और करता है माता। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर दुलार करने का प्रभाव पड़ रहा है शिशु पर। तो यह उदाहरण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, अध्यापक भाषा पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे यहाँ पर क्रिया है जबकि इसका प्रभाव पड़ रहा है भाषा शब्द पर, क्योंकि अध्यापक भाषा को पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह उदाहरण भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से गायक गीत गाता है। गाता है यहाँ पर क्रिया है जबकि गीत यहाँ पर कर्म है, क्योंकि गायक गीत को गा रहा है। गाता है क्रिया का प्रभाव गीत शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए गीत यहाँ पर कर्म है। तो यह उदाहरण भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से वेद दादाजी को प्रणाम करता है। तो यहाँ पर प्रणाम करता है यहाँ पर क्रिया है जबकि दादाजी को यहाँ पर कर्म है। तो यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण है, वह पत्र लिखता है। लिखता शब्द यहाँ पर है क्रिया और इसका प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है पत्र शब्द पर। तो पत्र यहाँ पर कर्म है। आपने इन उदाहरणों के माध्यम से समझा कि जिस क्रिया का कर्म होता है या जिस क्रिया में कर्म होने की संभावना होती है उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब जानते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। यदि आपको सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह जानकारी नहीं है, लेकिन पहचान के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। तो आइए जानें। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिले वही सकर्मक क्रिया होती है। तो यदि आपको सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह नहीं पता तो आप वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे, जो भी उत्तर आपको मिलेगा वही सकर्मक क्रिया होगी। जैसे पहला वाक्य है, अध्यापक भाषा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया है पढ़ा रहे हैं। तो इससे आप क्वेश्चन करेंगे क्या से, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको उत्तर मिला भाषा पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से शब्द है किसको, इससे आपने क्वेश्चन किया किसको पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर मिला भाषा को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं शब्द सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या और किसको दोनों का उत्तर हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, गायक गीत गाता है। तो क्वेश्चन करेंगे वाक्य की क्रिया से, यहाँ पर क्रिया है गाता है, क्या से क्वेश्चन करेंगे क्या गाता है, अर्थात गायक क्या गाता है, तो आपको उत्तर मिला गीत गाता है। इसी प्रकार से किसको शब्द से क्वेश्चन करेंगे, गायक किसको गाता है, तो गायक गीत को गाता है। तो यह क्रिया भी सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर वाक्य में जो क्रिया है वह है लिखता है। तो लिखता है शब्द से आप क्वेश्चन करेंगे क्या से, क्या लिखता है, वह क्या लिखता है, तो उत्तर मिला वह पत्र लिखता है। इसी प्रकार से किसको शब्द से क्वेश्चन करेंगे, वह किसको लिखता है, तो वह पत्र को लिखता है। यहाँ पर हमने समझा कि सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में पढ़ा रहे हैं, दूसरे वाक्य में गाता है और तीसरे वाक्य में लिखता है। यह तीनों ही क्रियाएं सकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमने पहचान के लिए क्या और किसको से क्वेश्चन किया था और इन दोनों का ही जवाब हमें मिल गया था, इसलिए पढ़ा रहे हैं, गाता है और लिखता है, यह तीनों ही सकर्मक क्रियाएं हैं। तो आपने यह तो जान लिया कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है या जिन क्रियाओं में कर्म होने की संभावना होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी एक ही क्रिया के दो कर्म होते हैं, एक ही वाक्य में दो कर्म होते हैं, तो वहाँ पर उसे क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, तो आइए देखते हैं। तो सकर्मक क्रिया
एक कर्मक और द्विकर्मक के भेद से दो प्रकार की होती है। एक कर्मक किसे कहते हैं और द्विकर्मक किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। जो क्रियाएं एक ही कर्म की अपेक्षा रखती हैं उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जो क्रियाएं दो कर्म की अपेक्षा रखती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जहाँ पर किसी क्रिया का एक ही कर्म होगा वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाई जाएगी, और जहाँ पर जिस क्रिया के दो कर्म होंगे वह द्विकर्मक क्रिया कहलाई जाएगी। तो जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसमें एक कर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। अब हम एक कर्मक और द्विकर्मक के उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एक कर्मक क्रिया के उदाहरण। इसमें पहला वाक्य है अध्यापक भाषा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं क्रिया है, जबकि इस क्रिया का एक ही कर्म है और वह है भाषा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है गायक गीत गाता है। यहाँ पर भी गाता है क्रिया है और इसका एक ही कर्म है और वह है गीत। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है वह पत्र लिखता है। यहाँ पर लिखता है क्रिया है और इस क्रिया का एक ही कर्म है और वह है पत्र। अब जानिए द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण। इसमें पहला है वेद दादाजी को प्रणाम करता है। यहाँ पर क्रियापद है करता है, जबकि इस क्रिया के दो कर्म हैं, पहला है दादाजी को और दूसरा है प्रणाम। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है पिताजी शिशु को वस्त्र पहनाते हैं। यहाँ पर क्रियापद है पहनाते हैं। इस क्रिया के दो कर्म हैं, पहला है शिशु को और दूसरा है वस्त्र। इस प्रकार से तीसरा उदाहरण है कवि ने सभी को कविता सुनाई। सुनाई शब्द यहाँ पर क्रिया है। इस क्रिया के दो कर्म हैं, पहला है सभी को और दूसरा है कविता। एक कर्मक क्रिया का एक ही कर्म होता है, इसलिए उसी कर्म को मुख्य कर्म मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे अध्यापक भाषा पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भाषा एक ही कर्म है, इसलिए इसे ही मुख्य कर्म मान लिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है गायक गीत गाता है। इस वाक्य में गीत शब्द एक ही कर्म है, इसलिए इसे ही मुख्य मान लिया गया है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में भी एक ही कर्म है और वह है पत्र, इसलिए पत्र शब्द को मुख्य कर्म मान लिया गया है। लेकिन द्विकर्म क्रिया के दो कर्म होते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण में पिताजी शिशु को वस्त्र पहनाते हैं। यहाँ पर क्रिया है पहनाते हैं, जबकि इस क्रिया के दो कर्म हैं, पहला है शिशु को और दूसरा कर्म है वस्त्र। तो किस कर्म को मुख्य माना जाए और किस कर्म को मुख्य नहीं माना जाए, यह जानने के लिए देखिए द्विसकर्मक क्रिया में मुख्य एवं गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया में एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही मुख्य क्रिया होती है। तो यदि किसी क्रिया के दो कर्म हैं, किसी वाक्य में दो कर्म हैं, उनमें से मुख्य कर्म की पहचान करनी है, तो हम वाक्य की क्रिया से क्या शब्द से क्वेश्चन करेंगे, जो भी उत्तर मिलेगा वह मुख्य क्रिया होगी। आइए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पहला वाक्य है वेद दादाजी को प्रणाम करता है। यहाँ पर क्रिया है करता है। करता है शब्द यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे किससे, क्या शब्द से, क्या करता है। तो उत्तर मिला प्रणाम करता है, तो यह शब्द यहाँ पर मुख्य कर्म हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है पिताजी शिशु को वस्त्र पहनाते हैं। पहनाते हैं शब्द यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे क्या पहनाते हैं, तो उत्तर मिलेगा वस्त्र पहनाते हैं, तो वस्त्र यहाँ पर मुख्य कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है कवि ने सभी को कविता सुनाई। सुनाई शब्द यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे क्या सुनाई, तो उत्तर आएगा कविता, तो कविता शब्द यहाँ पर मुख्य कर्म हो जाएगा। अब हम जानेंगे गौण कर्म की पहचान कैसे की जाती है। द्विकर्म क्रिया में एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म होता है। गौण कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से किसको से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिले वही गौण कर्म होता है। तो गौण कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से किसको शब्द से क्वेश्चन करने पर जो भी उत्तर मिले, जो भी आंसर मिले वही गौण कर्म होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है पिताजी शिशु को वस्त्र पहनाते हैं। तो पहनाते हैं यहाँ पर क्रिया है, क्रिया से क्वेश्चन किया जाएगा किससे, किसको शब्द से। तो वस्त्र पहनाते हैं, किसको वस्त्र पहनाते हैं, तो उत्तर आएगा शिशु को, तो यह यहाँ पर गौण कर्म हो गया। इसी प्रकार से वाक्य है कवि ने सभी को कविता सुनाई। सुनाई शब्द यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे किसको सुनाई, तो उत्तर आएगा सभी को, तो यह यहाँ पर गौण कर्म हो गया।
गौण मतलब जो मुख्य नहीं है, अर्थात अमुख्य। यहाँ पर आपने जाना कि जहाँ पर दो कर्म होते हैं वहाँ पर मुख्य कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से क्या शब्द से क्वेश्चन करना पड़ता है। जो भी उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। इसी प्रकार गौण कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से किसको शब्द से क्वेश्चन करना पड़ता है। जो भी आंसर मिलता है वह गौण कर्म होता है। अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है और न ही कर्म होने की संभावना रहती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और स्पष्ट जानने के लिए जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं जिनमें कर्म नहीं होता है, ना ही कर्म होने की संभावना होती है, और जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है शिशु सोता है। सोता है शब्द यहाँ पर क्रिया है और इस क्रिया का प्रभाव शिशु शब्द पर पड़ रहा है। तो इस वाक्य में ना तो कर्म है और ना ही कर्म होने की संभावना है, इसलिए सोता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है अध्यापक आते हैं। आते हैं यहाँ पर क्रिया है और इसका प्रभाव पड़ रहा है अध्यापक शब्द पर। इस वाक्य में भी न कर्म है न कर्म होने की संभावना है, इसलिए आते हैं यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार पिताजी जाग रहे हैं। जाग रहे हैं यहाँ पर क्रियापद है और इसका प्रभाव पड़ रहा है पिताजी शब्द पर। इस वाक्य में भी न कर्म है और न ही कर्म होने की संभावना है, इसलिए जाग रहे हैं यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार विदु जाती है, वह हंसता है। तो जाती है और हंसता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। यदि हमें अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो यदि वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिले वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यदि हमें अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और हमें पहचान करनी, तो हम क्या करेंगे? हम वाक्य की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, किससे, क्या और किसको शब्द से। अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पहला वाक्य है शिशु सोता है, तो यहाँ पर क्रिया है सोता है। तो यहाँ पर वाक्य की क्रिया से अर्थात सोता है से क्या से प्रश्न करेंगे, क्या सोता है, तो यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से किसको सोता है, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सोता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अध्यापक आते हैं, यहाँ पर जो क्रियापद है वह है आते हैं। तो आते हैं से क्वेश्चन करेंगे, क्या आते हैं, कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। किसको आते हैं, इसका भी हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए आते हैं यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार विदु जाती है, क्या जाती है, कोई उत्तर नहीं है। किसको जाती है, इसका भी कोई उत्तर नहीं है, इसलिए जाती है भी अकर्मक क्रिया है। अंतिम वाक्य है वह हंसता है। इसमें हंसता है क्रियापद है, क्वेश्चन करेंगे क्या से, क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे किसको हंसता है, इसका भी कोई उत्तर नहीं है, इसलिए हमने जाना कि हंसता है भी अकर्मक क्रिया है। तो हमने जाना कि अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अब हम जानेंगे कि क्रिया के अन्य कौन कौन से भेद होते हैं। तो इसमें पहला भेद है सामान्य या साधारण क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, अगला है सहायक क्रिया, फिर है नामबोधक क्रिया और अंतिम में है क्रियार्थक क्रिया। तो इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सामान्य या साधारण क्रिया, किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिया का सामान्य या सरल रूप सामान्य क्रिया कहलाता है। सामान्य क्रिया में एक ही क्रिया होती है। जैसे यहाँ सुगंधित पवन बहती है, तो यहाँ पर बहती है शब्द साधारण क्रिया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है यश ने कविता वाचन किया, तो कविता वाचन किया यहाँ पर भी साधारण या सामान्य क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिया है। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक ही क्रिया के रूप में हो, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक ही क्रिया के रूप में हो, एक ही क्रिया के अर्थ के रूप में हो, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पहला उदाहरण है उसने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ पर पूर्ण कर लिया है, ये सारी क्रियाएं एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुई हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है वह अभ्यास कार्य कर चुका है, तो यहाँ पर कर चुका है, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाओं का प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है, तो यह यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार से आप आते जाते रहिए, तो आते जाते रहिए यहाँ पर दो से अधिक क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है, अर्थात एक ही क्रिया के रूप में हुआ है, तो यह यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है और कार्य पूर्ण होने का बोध कराती है। तो वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया से पहले आती है और कार्य पूर्ण होने का बोध कराती हैं उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वीर अभिमन्यु युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लड़कर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यह मुख्य क्रिया से पहले आई है और कार्य के पूर्ण होने का बोध करा रही है, इसलिए लड़कर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार अनिमेश ने कविता गाकर याद की। तो यहाँ पर गाकर जो पद है यह यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यह मुख्य क्रिया से पहले आ रही है और कार्य के पूर्ण होने का बोध करा रही है। तीसरा उदाहरण है वह नित्य पढ़ाई करके सोता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया है सोता है, इससे पहले जो क्रिया हो रही है वह है पढ़ने की क्रिया, अर्थात इसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यह कार्य के पूर्ण होने का बोध करा रही है और मुख्य क्रिया से पहले आई है, इसलिए यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। तो वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया से पहले आती हैं और कार्य के पूर्ण होने का बोध कराती हैं उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं जानेंगे। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों से करवाता है या दूसरों को करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है अध्यापक ने छात्र से निबंध लिखवाया। यहाँ पर कर्ता पद अध्यापक, यह स्वयं कार्य न करके छात्र से कार्य करवा रहा है। तो इस वाक्य में अध्यापक ने छात्र से निबंध लिखवाया, इसमें जो लिखवाया शब्द है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है वह है उसने दर्जी से नया सूट सिलवाया। तो यहाँ पर भी जो सिलवाया शब्द है वह भी प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है पिताजी ने मुझे पत्र पढ़ने को कहा। तो यहाँ पर पत्र पढ़ने को कहा, यह भी प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला भेद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती हैं। सहायक क्रिया कार्य के समय का बोध भी कराती हैं। तो वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट करती हैं, पूर्ण करती हैं, वे सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। सहायक क्रिया समय का भी बोध कराती हैं। जैसे पहला उदाहरण है मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है जाता और इसकी सहयोगी क्रिया है हूँ। तो यहाँ पर हूँ जो शब्द है वह सहायक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है देवा ने फल खाया था। यहाँ पर मुख्य क्रिया है खाया और इसमें सहायक क्रिया है था, और यहाँ पर समय का भी बोध हो रहा है, अर्थात कार्य के समय का भी बोध हो रहा है कि यहाँ पर भूतकाल में कार्य हुआ है। तो था यहाँ पर सहायक क्रिया है। इसी प्रकार अगला वाक्य है हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई करना एक क्रिया है जबकि सहायक क्रिया है रहे हैं। तो यह यहाँ पर सहायक क्रिया है। अगला भेद है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं? तो संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे लाठी जो कि संज्ञा पद है, इसमें मारना क्रिया को जोड़ दिया तो बना लाठी मारना। इसी प्रकार से रक्त संज्ञा है जबकि खौलना क्रिया है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा रक्त खौलना। इसी प्रकार से दुखी जो कि विशेषण है, इसमें होना क्रिया जोड़ दिया है तो नामबोधक क्रिया बनी दुखी होना। तो लाठी मारना, रक्त खौलना और दुखी होना यह नामबोधक क्रिया है, क्योंकि यह संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से बनी है। तो अंतिम भेद है क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जानिए। जब कोई क्रिया संज्ञा का बोध कराएं तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो पहला उदाहरण है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जो शब्द है यहाँ पर टहलना, यह यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है दूसरों के लिए जीना परमार्थ है। तो यहाँ पर जो जीना शब्द है यह यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है, द्विकर्मक किसे कहते हैं, एक कर्मक किसे कहते हैं, इन सभी विषयों पर सविस्तार बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।